हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिलिप कर्व को पढ़ने वाले हैं। फिलिप कर्व हमें A.W. फिलिप, इन्होंने 1958 में हमें एक कॉन्सेप्ट दिया। इसे A.W. फिलिप इन्होंने दिया। ये हमें 1958 में इसे डेवलप किया गया रहे थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उस समय उन्होंने इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या रिलेशनशिप है और इससे कैसे इकोनॉमिक्स में इफ़ेक्ट होता है और किस तरह से इसे कंट्रोल करने से इकोनॉमी में ग्रोथ हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट और इसमें अपनी सोच दी है। इस थ्योरी को आगे पढ़ने से पहले हम एग्जैक्टली इन्फ्लेशन होता क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, ये इन शॉर्ट में हम थोड़ा समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में अहम कॉन्सेप्ट समझा जाता है और इसे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ये किसी भी इकोनॉमिक्स के ग्रोथ के लिए एक तरह का शाप ही है। अगर इसे कंट्रोल किया जाए या उसे मैनेज किया जाए तो किसी भी कंट्री उसे कंट्रोल में रखे अपनी ग्रोथ कर सकती है। किसी भी कंट्री के लिए ये दोनों भी कॉन्सेप्ट से दूर नहीं रह सकते और किसी भी इकोनॉमी में हमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो चीज़ें हमें दिखी जाएगी। इसके लिए क्लासिकल, न्यो क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इन्होंने अपनी अपनी राय दी है और इसे किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इसके लिए और भी इकोनॉमिक्स इस पे वर्क कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट्स किसी व्यक्ति के पास जॉब नहीं होना। इसमें वो व्यक्ति फिजिकली और मेंटली परफेक्ट है या उसे काम करने की इच्छा है, फिर भी उसे जॉब नहीं मिल पाता, तो वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट के दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और सेकेंड होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और सेकेंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेबर फोर्स में से ऐसे कौन से पर्सन है जिन्हें जॉब नहीं मिल पाई, जो मेंटली और फिजिकली फिट है, ऐसे लोगों की जो क्वांटिटी है उसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहा जाता है। सेकेंड, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर ये दोनों इक्वल होंगे, वही हमें लेबर इक्विलिब्रियम मिल पाएगा, तभी हमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। तो यहाँ पे लेबर इक्विलिब्रियम कहाँ मिल पाएगा? जब डिमांड ऑफ लेबर
ये दोनों इक्वल होंगे, सप्लाई ऑफ लेबर दोनों इक्वल होंगे, तभी हमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। इसी तरह से हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस लेवल बढ़ना, और प्राइस लेवल बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी घटना। इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो और इसकी मीनिंग, इसमें हर इकोनॉमिक्स की एक ही सोच है, पर ये इन्फ्लेशन किस तरह से हुई और कहाँ से आई, इसमें इकोनॉमिक्स में एग्रीनेस नहीं है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। इकोनॉमिक्स कहते हैं कि स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, और सेकेंड इकोनॉमिक्स कहते हैं कि मॉनेटरी व्यू की नज़र से कंट्री की जो पॉलिसी चेंज होती है वो पावरफुल नहीं होने की वजह से इन्फ्लेशन होती है। ये दो नज़र से इन्फ्लेशन को देखा जाता है। इसी के साथ इन्फ्लेशन के टाइप हम देखेंगे। इसमें एक होता है डिमांड पूल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उसी लेवल से प्राइस बढ़ती है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी उसी तरह से प्राइस लेवल भी बढ़ेगी, तो हर चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कब होता है? जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तब प्राइस बढ़ेगी। कोई प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ उसे यूज़ की जाती है उसकी कॉस्ट जब बढ़ेगी तब प्राइस लेवल भी तब बढ़ेगी। इस तरह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। A.W. फिलिप्स, इन्होंने यूके में 1958 से पहले जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें जो चेंजेस आ रहे थे, उस चेंजेस से कंट्री की जो ग्रोथनेस है उसमें इफ़ेक्ट हो रहा था। इस इफ़ेक्ट को समझने के लिए उन्होंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे स्टडी करना शुरू कर दिया। A.W. फिलिप्स, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी 1958 में दी, ये बेस था चेंज ऑफ इन्फ्लेशन एंड चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। इस पे स्टडी करने के लिए यूके के डेटाबेस ईयर 1861 टू 1957, इस जो पीरियड है, इस पीरियड में जो उन्होंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें चेंज आने की
रीज़न ढूंढे और इसमें क्या रिलेशनशिप है, इस पे उन्होंने स्टडी किया। और ये स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला कि इनमें जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्स, और इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत अहम रोल निभाएगा। उन्होंने कहा जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। यहाँ पे उन्होंने बताया अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। अगर इन्फ्लेशन घटता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है और ये बैलेंस करने की जिम्मेदारी होती है उस कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो उनसे ही कंट्रोल में आ सकती है। इसमें उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के साथ लोगों का प्रोडक्शन स्किल भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ लोगों को काम की ज़रूरत पड़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। उनको जॉब मिलने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो घटेगा। इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट घटने की वजह से चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस होंगे कि प्राइस लेवल बढ़ेंगे, और प्राइस लेवल बढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगी। उसी के साथ कुछ समय के बाद जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो इन्फ्लेशन कम करने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इन्फ्लेशन कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन के साथ लोगों को जॉब कम मिलेगी और जॉब कम मिलने की वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इसमें जो उन्होंने रिलेशनशिप बताया है जो किसी कंट्री की ग्रोथनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बताया उन्होंने इनवर्स रिलेशनशिप। इस इनवर्स रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है और ये दोनों भी कंडीशन कंट्रोल करने की वजह से ही कंट्री की ग्रोथनेस बढ़ेगी। और इस तरह से फिलिप कर्व की जो अजम्पशन है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है वर्किंग इन शॉर्ट रन। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ शॉर्ट रन में ही वर्क करेगा। सेकेंड है नॉन लायर एंड स्टेबल। थर्ड है इनवर्स रिलेशनशिप इन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है डाउनवर्थ स्लोपिंग। जो फिलिप कर्व है ऊपर से नीचे नेगेटिव के रूप में ये स्लोप हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट है ट्रेड ऑफ कंडीशन। जो ट्रेड ऑफ कंडीशन हमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच दिखाई देगा। नेक्स्ट है स्टैटिक थ्योरी।
बस उसी चेंजेस में दिखाई देंगे, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है प्राइस एक्सपेक्टेशंस आर नॉट एडेप्टिव। प्रोफेसर फिलिप ने जब डेटाबेस पे उन्होंने 1861 टू 1957 इस बीच में जो उन्हें एनालाइज जो उन्होंने किया और उन्हें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनमें जो रिलेशनशिप दिखा वो इस तरह से दिखा कि जो उन्होंने जो कर्व हमें दिया वो ऊपर से नीचे नेगेटिवली हमें दिखाई देता है और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इस तरह से उन्होंने विदाउट कंट्रोल या नॉन एडजस्टमेंट इसमें जो फिलिप कर्व उन्होंने मेंशन किया है उसमें किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी इंस्टीट्यूट का किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट इनमें कंट्रोल रखे। इस तरह से नॉन एडजस्टमेंट कर्व मिलने के बाद फिलिप ने जो विद एडजस्टमेंट करने से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट इसे किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा वो हमें इस कर्व के साथ मिलता है। स्टार्टिंग में हम समझेंगे एक्स लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट और वाई लेवल पे हमें इन्फ्लेशन रेट मिला है और जो ऊपर से नीचे तक आने वाली जो कर्व है वो हमें शॉर्ट रन में फिलिप कर्व उसे कहते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे जो उसका स्लोप नीचे तक आने वाला नेगेटिव है उसे हम शॉर्ट रन फिलिप कर्व कहते हैं। एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ओ क्यू यहाँ तक है और इन्फ्लेशन रेट ओ सी यहाँ कंट्रोल करने के लिए हमने ई इक्विलिब्रियम लिया है। अगर इन केस अगर गवर्नमेंट की कंट्रोल आने से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, अगर ये रेट यहाँ पे शिफ्ट होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, अगर सपोज़ गवर्नमेंट में एक्सपेंडिचर बढ़ाया और उसी के साथ प्रोडक्शन भी बढ़ा, प्रोडक्शन के साथ लोगों को अच्छी जॉब भी मिली, तो यहाँ से ओ क्यू से ये लेवल चेंज आएगा और यहाँ पे हमें ओ क्यू अनएम्प्लॉयमेंट इतने ही रेट पे मिलेंगे। पर उसी के साथ जो प्राइस लेवल बढ़ेगी, प्राइस लेवल बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ वैल्यू घटेगी, मनी की वैल्यू घटेगी, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन उसी ही इन्वर्सली ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई देगा। इन केस अगर हम समझे ओ क्यू अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ओ सी इन्फ्लेशन रेट है, इसी समय अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कम करना चाहता है तो इन्फ्लेशन कम करने की इन्फ्लेशन अगर इस लेवल तक ओ क्यू और ओ सी इस लेवल ई पे से और कम करना चाहता है इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन कम होने से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने से लोगों को कम किया जाएगा, काम से लोगों को कम कम किया जाएगा और कुछ लोगों को ही काम पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो इन्वर्स रिलेशनशिप हमें फिर से दिखाई देती है। अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कम करना चाहता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, लोग जॉबलेस होंगे इन्फ्लेशन कम करने की वजह से। तो इस ऐसे टाइप में गवर्नमेंट दोनों में बैलेंस करना ज़रूरी समझता है, कम अनएम्प्लॉयमेंट रहे और इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल रहे। तो उसी के लिए हमें OQ और OC इस लेवल पे हमें ई पे इक्विलिब्रियम रखेंगे तो गवर्नमेंट इस दोनों सिचुएशन से हैंडल कर पाएगा और इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्रोल करने से इन्फ्लेशन रेट ही कंट्रोल रहेगा। तो यहाँ पे OQ अनएम्प्लॉयमेंट और OC इन्फ्लेशन रेट दे के इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेगा विथ एडजस्टमेंट। इस पॉलिसी पे गवर्नमेंट अप्लाई करेगा और इसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा। AW के इस थ्योरी को फ्रीडमन और फेल्स इन्होंने क्रिटिक्स किया है और उन्होंने कहा कि ये जो शॉर्ट रन में जो फिलिप कर्व है वो सिर्फ शॉर्ट रन में ही वर्क कर पाएगा, ये कर्व या ये थ्योरी हमें लॉन्ग रन में कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगी। तो इस पे उन्होंने क्रिटिक्स किया है कि ये सिर्फ वर्किंग ओनली शॉर्ट रन। सेकंड है जो 1970 में जो स्टैगफ्लेशन जो आया उस पे ये थ्योरी वर्क नहीं कर पाई और जो 1950 के बाद 1970 तक ये जो शॉर्ट रन का जो फिलिप वर्क था कर्व था वो वर्क कर पा रहा था, पर स्टैगफ्लेशन नॉट वर्किंग ऑन स्टैगफ्लेशन। 1970 के बाद जो फिलिप ने कहा कि जो इन्वर्स रिलेशनशिप है वो वर्क कर पाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, पर ऐसा ना हुआ और 1970 में जो इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों पैरेलल, दोनों एक तरह से बढ़ रहे थे। जो शॉर्ट रन में फिलिप कर्व काम कर रहा था वो लॉन्ग रन में काम नहीं कर पाया, वैसे ही स्टैगफ्लेशन में काम नहीं कर पाया। नेक्स्ट है फिलिप कर्व इज पैरेलल टू Y इन लॉन्ग रन फिलिप कर्व। फिलिप कर्व पैरेलल टू Y इन लॉन्ग रन फिलिप कर्व। शॉर्ट रन में तो वो स्लोप डाउन है, पर लॉन्ग रन में फ्रीडमन और फिलिप्स ने जो कहा कि ये Y लेवल पे पैरेलल रहेगा फिलिप कर्व। नेक्स्ट है नॉट ट्रेड ऑफ इन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेड ऑफ नहीं होगा, इनवर्स रिलेशनशिप ही नहीं बताया तो वो ट्रेड ऑफ नहीं होगा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट।
के बीच। नेक्स्ट क्रिटिस किया गया है कि स्टैटिक थ्योरी अनरियलिस्टिक लगती है। जो फिलिप ने उन्होंने कहा कि उनके थ्योरी में स्टैटिक थ्योरी वर्क करेगी। नेक्स्ट क्रिटिक किया गया, प्राइस एक्सपेक्टेशंस आर एडेप्टिव। शॉर्ट रन में फिलिप कर्व इसे क्रिटिस करने के बाद और जो स्टैगफ्लेशन जो 1970 में आया उसमें शॉर्ट रन फिलिप कर्व वर्क न कर पाया और इसमें जो अदर इकोनॉमिक्स में इसके हल ढूंढने लगे और इसमें थोड़े चेंजेस किए गए। तो उसमें फर्स्ट होते थे फ्रीडमन और फिलिप्स। इन्होंने अपने अपने व्यू लॉन्ग रन में फिलिप कर्व में दिए हैं। तो इसमें अपने चेंजेस करने वाले और शॉर्ट रन में सबसे ज़्यादा क्रिटिस करने वाले फ्रीडमन, इन्होंने अपने व्यू दिए और उसी के साथ प्रोफेसर फेल्स, इन्होंने अपने व्यू दिए। और जो लॉन्ग रन में फिलिप कर्व है जो पैरेलल होगा वाइस के लेवल पे, उसमें उन्होंने दूसरी चीज़ बताई, वो थी नॉट स्टैटिक इन लॉन्ग रन। और दूसरा जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें ट्रेड ऑफ नहीं होगा क्योंकि उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है। नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जैसे एक चीज़ घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी और दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी। इसमें जो इन्वर्स रिलेशनशिप है वो लॉन्ग रन में फिलिप कर्व में हमें नहीं दिखाई देता है। और इसमें जो उन्होंने अपने व्यू दिए हैं, उन्होंने नेक्स्ट कहा है पैरेलल टू वाई इन लॉन्ग रन फिलिप कर्व, जो पैरेलल या वर्टिकल रहेगा। लॉन्ग फिलिप कर्व। और लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बेस दिया है वो दिया है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें उन्होंने कहा है जो लेबर की इक्विलिब्रियम बनेगी, कब बनेगी, जब डिमांड ऑफ लेबर दोनों इक्वल होंगे सप्लाई ऑफ लेबर, ऐसा अजूम किया गया है। इसी थ्योरी को फ्रीडमन और फिलिप्स के नज़र से एक्सेलरेटिव और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। नो अर्स
expectations, hypotheses, या इसे NAIRU ऐसे भी उसे समझा जाता है। इसका लॉन्ग फॉर्म है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह से हम देखेंगे कि फ्रीडमन और फेल्प्स ने लॉन्ग रन में फिलिप वर्क कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे एक्स लेवल पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वाई लेवल पे हमने इन्फ्लेशन रेट। जैसे कहा कि वर्टिकल रहता है लॉन्ग रन में फिलिप कर्व, जो पैरेलल है वाई के लेवल तक, वाई ओ वाई ऐसा है। तो ये लॉन्ग रन फिलिप कर्व सेम ही पैरेलल वाई लेवल को है। और जो वैसे ही हमने देखा कि ये जो हमें SP1, SPC2, SPC3 जो शॉर्ट रन में फिलिप कर्व एक दूसरे से कैसे चेंज होंगे और उसका इफ़ेक्ट लॉन्ग रन में किस तरह से होगा, यह हम अभी देखेंगे। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट, ये हमें परसेंटेज में है। स्टार्टिंग में जब इन्फ्लेशन रेट 3% होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% के लेवल पे है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज करके अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, ये अगर सोचते हैं, तो जो 5% है वो 5% से 4% पे लाने के लिए पॉलिसी चेंज करके, अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी हो, उसमें चेंजेस करके किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे चेंज करे। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें 5% पे है, वो चेंज करने के लिए अगर यहाँ से 4 पे लाने के लिए पॉलिसी अगर क्रिएट की जाती है, तो इस तरह से फिलिप कर्व शॉर्ट रन का इस तरह से हमें मिलता है। और ये कर्व आगे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने से हमारा जो लेवल ऊपर तक जाएगा, यहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% तो मिल गया, पर 4% मिलने की वजह से जो प्रोडक्शन में चेंजेस आएंगे, जो पॉजिटिवली चेंज आने के बाद लोगों को और जॉब मिलेगी, और जॉब मिलने के साथ लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ेगा। परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से ही फिर जो प्राइस लेवल है वो बढ़ेगी, और प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी घटेगी, और वैल्यू ऑफ मनी घटने के बाद फिर जो फर्म है वो फर्म में से लोगों को कम किया जाएगा कुछ रीज़न बता के। तो जो फर्म है वो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट करने की वजह से फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फिर 4 से 5 हो जाएगा। और इस पॉइंट बी पे, ए से हम बी तक आते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट 3 से 6% बढ़ता है। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फर्म लेने की वजह से फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फिर वो सी तक आगे ढकेल दिया जाएगा। फिर हमें यहाँ पे शॉर्ट रन में फिर फिलिप कर्व सेकेंड मिलता है, जो यहाँ पे सी से लॉन्ग रन को
इंटरसेप्ट करता है। फिर उसी तरह से गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी चेंज की, मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी में चेंज आने के लिए, फिर से अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने की पॉलिसी लेती है, फिर हमारा ये सिस्टम यहाँ से सी से डी तक जाता है, और डी में फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की वजह से कुछ लोगों को फिर नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगा। फिर उसी तरह से वही सिस्टम चलता रहेगा। फिर लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोगों को जॉब आने की वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट घटने की जो फर्म कम करता है ज़्यादा पेमेंट देने से, और उनमें जो वैल्यू घटती है, उसी तरह से फिर ये यहाँ पे हमारा फिर इन्फ्लेशन रेट 6 से 9 तक गया। फिर यहाँ पे फर्म अनएम्प्लॉयमेंट करने की वजह से फिर यहाँ पे 4% से फिर 5% तक हमें जाता हुआ दिखाई देता है। अगर यहाँ पे हम ए सी ई ए पॉइंट अगर हम ज्वाइन कर लेते, फिर हमें यहाँ पे लॉन्ग रन का फिलिप कर्व हमें मिलता है। जो ये शॉर्ट रन में जो वर्क करता है फिलिप कर्व, इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करने से ही हमें लॉन्ग रन फिलिप कर्व मिलता है। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट अगर नई नई पॉलिसी किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की सोचती है, उसी तरह से प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से फिर इन्फ्लेशन किस तरह बढ़ता है, यही रिलेशनशिप यहाँ पे हमें दिखाई देती है। इस तरह से फ्रीडमैन और फेल्प्स ने जो व्यू दिए हैं लॉन्ग रन में फिलिप कर्व में, उस पे भी क्रिटिक्स किए गए हैं। इसमें क्रिटिक्स किया गया है जो इन्फ्लेशन रेट है जो स्टेबल कैसे रह सकता है, हाउ पॉसिबल इन्फ्लेशन रेट स्टेबल। जैसे ही लॉन्ग रन में उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से फिर स्टेबल हो जाएगी, तो वो स्टेबल किस हद तक रह सकती है? ऐसा तो इन्फ्लेशन जो स्टेबल है ऐसा रियलिस्टिक नहीं लगता। सेकंड है शोविंग पॉजिटिव फिलिप कर्व। इसमें जो उन्होंने कहा है, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव फिलिप कर्व ही बताया गया है। वैसे ही जैसे A.W. फिलिप ने जैसे इन्वर्स रिलेशनशिप बताया, उस तरह से उन्होंने वहाँ पे उससे नेगेटिव कहा, और यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव फिलिप कर्व लॉन्ग रन में किस तरह से वर्क करता है यह बताया। शोविंग ओनली पॉजिटिव फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट है एग्जैक्ट मेजरिंग ऑफ इन्फ्लेशन नॉट पॉसिबल। इन्फ्लेशन किस तरह से मेजर कर सकते हैं, एक कौन सा भी जो काउंटिंग है उसे हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे और ना ही कर पाते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ज़्यादा अहम यहाँ पे दिया गया है। एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस गिवन टू नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो अनरियलिस्टिक नहीं है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी नहीं होता है।
नेक्स्ट उन्होंने ऐसा कहा जैसे पैरेलल टू वाई वर्टिकल रहेगा लॉन्ग रन फिलिप कर्व, पैरेलल टू वाई लॉन्ग रन फिलिप कर्व वाई को पैरेलल रहता है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने किस तरह से A.W. फिलिप ने किस तरह से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में किस तरह से रिलेशनशिप होता है, उसी तरह से फ्रेडमन ने किस तरह से लॉन्ग रन में इसे वर्क करते हैं, ये सब हमने आज के इस वीडियो में सीखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।